हेलो डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। काफ़ी दिनों बाद आपकी समर वेकेशंस के बाद हमारी मुलाकात हो रही है। आपका एम.एन. श्रीनिवास में संस्कृतिकरण, धर्मनिरपेक्षीकरण, इसके अलावा प्रभु जाति, ये 3 कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट हो गए थे जो कि आपके चैनल पे भी हैं। सेकुलराइजेशन, डोमिनेंट कास्ट एंड संस्कृताइजेशन, एंड द लास्ट वन इज़ रिमेनिंग वेस्टर्नाइजेशन, यानी कि पश्चिमीकरण बचा हुआ है। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे। जब आप पश्चिमीकरण बारे में पढ़ने जाते हो तो काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हो कि आखिर पश्चिमीकरण है क्या, और आधुनिकीकरण से भी ये काफ़ी करीब है उसके, तो भी काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है। बट एम.एन. श्रीनिवास का आपको पश्चिमीकरण पढ़ना है यहाँ पर, तो इस वीडियो में आपको मैं फुल जो भी एम.एन. श्रीनिवास ने पश्चिमीकरण के बारे में बताया है हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इसके नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, वेस्टर्नाइजेशन या पश्चिमीकरण, क्योंकि ये काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट से मैच करता है। मींस मॉडर्नाइजेशन जो है आपका, आधुनिकीकरण, उससे मैच करता है ये। ठीक है, तो आप पहले वेस्टर्नाइजेशन क्या है इसको ध्यान से समझ लीजिए, और अगर आप कहेंगे तो मैं एक आधुनिकीकरण और पश्चिमीकरण के अंतर पर भी वीडियो बना दूँगी। ठीक है, तो आज हम देखते हैं कि पश्चिमीकरण क्या होता है। पश्चिमीकरण या वेस्टर्नाइजेशन टर्म को डेवलप किया किसने? एम.एन. श्रीनिवास ने। उन्होंने मॉडर्नाइजेशन की जगह कहा कि पश्चिमीकरण ज़्यादा उपयुक्त है। ठीक है, कैसे, हम आगे जानेंगे। पहले वो बताते हैं कि परिवर्तन समाज में जो भी होते हैं, जितने भी होते हैं, वो 2 स्रोतों से होते हैं। ठीक है, जो भी परिवर्तन होते हैं उनके स्रोत 2 होते हैं, एक आंतरिक स्रोत, एक बाह्य स्रोत। ठीक है, एक इंटरनल सोर्स, दूसरा आउटसोर्स। तो वो कहते हैं कि इंटरनल सोर्स में आता है संस्कृतिकरण और धर्मनिरपेक्षीकरण। ठीक है, वो इंटरनल सोर्स का टाइप हो गया। और अगर हम आउटसोर्स की बात करें या बाह्य स्रोत की बात करें, तो इसमें वो सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन को स्पष्ट करते हैं, सोशियो कल्चरल चेंजेस के बारे में बात करते हैं आउटसोर्स में। ठीक है, तो इसमें वो पश्चिमीकरण के बारे में बात करते हैं कि आउटसोर्स के रूप में क्या हम किसके बारे में बात करेंगे? पश्चिमीकरण के बारे में। ठीक है, तो आपके 2 स्रोत हो गए परिवर्तन के, 2 सोर्सेस ऑफ चेंज इन सोसाइटी। नंबर 1 इंटरनल सोर्स एंड नंबर 2 आउटसोर्स, एक आंतरिक स्रोत, दूसरा बाह्य स्रोत। ठीक है, अगर हम मोटे तौर पर बात करें कि पश्चिमीकरण क्या होता है, कोई आपसे पूछता है कि पश्चिमीकरण क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे? सीधे सीधे आप कहेंगे कि पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित होकर जो भी परिवर्तन होता है उसको हम पश्चिमीकरण के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, जैसे कि लिखा भी हुआ है, वह प्रक्रिया जो पश्चिमी संस्कृति से उत्पन्न होने वाले प्रभावों को स्पष्ट करती है, अ प्रोसेस विच शोज इम्पैक्ट ऑफ वेस्ट, तो उसको हम क्या कहेंगे? पश्चिमीकरण। ठीक है, एम.एन. श्रीनिवास ने अपनी बुक सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया में पश्चिमीकरण के बारे में बात की है, आधुनिक भारत में समाज। ठीक है, ये हिंदी में बुक का नाम आधा लिखा हुआ है, आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन। ठीक है, सामाजिक परिवर्तन, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, इनकी किताब का नाम है, फेमस बुक है। इसी में वो वेस्टर्नाइजेशन के बारे में भी बात करते हैं। ये इस किताब में कहते हैं कि हमारे जो भारत में ब्रिटिश शासन रहा, वो करीब 150 से 200 सालों के बीच में रहा। इतना लंबा काल था जब ब्रिटिश ने हमारे ऊपर रूल किया। तो वो कहते हैं कि ब्रिटिश के आने से बहुत सारे सोसाइटी में चेंजेस हुए, उन्होंने बहुत सारे चेंजेस किए, और उनकी आइडियोलॉजीज़ से, उनके तौर तरीके से, उनकी काफ़ी चीज़ों से हम लोग प्रभावित थे। ठीक है, और उन्होंने भी हमारी सोसाइटी में आकर के नई नई चीज़ें लाई, ब्यूरोक्रेसी, ठीक है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नए नए, और भी काफ़ी सारी चीज़ें, न्यूज़पेपर्स, ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस। तो ये सारी चीज़ें उनके आने से हमारे ऊपर क्या था, उसका इम्पैक्ट था। तो वो उसी समय की बात करते हैं। आइए देखते हैं इन्होंने अपनी इस किताब में क्या लिखा हुआ है। एम.एन. श्रीनिवास ने क्या कहा है?
The change brought about in Indian society and culture as a result over 150 years of British rule. The term subsuming changes occurring at different level. ठीक है, डिफरेंट लेवल्स कौन कौन से? टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशंस, आइडियोलॉजी एंड वैल्यूज़। हिंदी में देख लेते हैं, फिर डिस्कस करेंगे। भारत में 150 वर्षों से भी अधिक ब्रिटिश शासन के फलस्वरूप भारतीय समाज और संस्कृति में होने वाले परिवर्तनों को स्पष्ट करने के लिए मैंने पश्चिमीकरण शब्द का प्रयोग किया है। इसमें उन सभी परिवर्तनों का समावेश है जो प्रौद्योगिकी, विभिन्न संस्थाओं, विचारधारा और मूल्यों के विभिन्न स्तरों पर देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि इन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में पश्चिमी ढंग से एक आधुनिक राज्य की स्थापना की बात करते हैं, जिसमें वो क्या कह रहे हैं कि इसमें किस किस चीज़ों की बात कर रहे हैं वो लोग, सॉरी, एम एन श्रीनिवास, प्रौद्योगिकी की, विभिन्न संस्थाओं की और विचारधारा की, मूल्यों की, यानी कि टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशन, आइडियोलॉजी एंड वैल्यूज़। ठीक है, इन सारी चीज़ों की बात करें कि इन सारी चीज़ों में परिवर्तन आया, ये सब नई नई चीज़ें आई। ठीक है, नई संस्थाएं और नई प्रौद्योगिकी, जैसे मैंने अभी कहा प्रिंटिंग प्रेस आ गया, ठीक है, ट्रेन्स आ गई, भाप के इंजन, तो ये सारी चीज़ें क्या है, न्यू न्यू थिंग्स हमारे यहाँ आई। तो ये सब क्या था? ये सब ब्रिटिश का यहाँ पे शासन था, वो लोग यहाँ पर ये सारी चीज़ें लेकर के आए थे, तो उन्हीं का इम्पैक्ट था यहाँ पर। देखो, मॉडर्नाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन काफ़ी काफ़ी करीबी अवधारणाएं हैं। ठीक है, मॉडर्न होने में हम लोग खासकर किस पे बल देते हैं? आइडियोलॉजी पर, अच्छाइयों पर। ठीक है, और जब हम वेस्टर्नाइजेशन या पश्चिमीकरण की बात करते हैं तो किस पे ध्यान देते हैं कि वहाँ से हमने जो जो भी प्रभावित होकर के, जिन जिन चीज़ों से भी प्रभावित होकर के हमने उनकी चीज़ें अडॉप्ट कर ली। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, आज जीन्स पहनते हैं या इस कोई भी चीज़ जो भी वेस्ट की है उसको आज हम अडॉप्ट करते हैं बिना सोचे समझे, अंधाधुंध। हम सोचते हैं कि अगर हम वेस्ट की चीज़ों की कॉपी करके वैसे ही रहेंगे तो हमारा क्या होगा, सोसाइटी में लेवल, हमारा स्टेटस हाई होगा, हम हाई स्टेटस दिखाते हैं अपने आप को। ठीक है, तो जैसे आज घर में झाड़ू को छोड़ करके वैक्यूम क्लीनर का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, भले ही हमें उसकी हाईली नीड ना हो, बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो, बट हम लोग क्या करते हैं, वेस्ट की चीज़ों को कॉपी करते हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं। और इसके साथ ही साथ हम एम एन श्रीनिवास ने किस चीज़ों के बारे में बात की, उन्होंने कहा कि हम उनकी आइडियोलॉजी और वैल्यूज़ को भी अडॉप्ट करते हैं। जैसे कि वो कहते हैं कि सेकुलर रहो, किसी भी एक धर्म को बहुत ज़्यादा क्या ना दो, कट्टरता मत दिखाओ। तो हमने क्या कर दिया, हमने भी वैसे ही यहाँ पर अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये आइडियोलॉजी में आ गया, वैल्यूज़ में आ गया। ठीक है, वैल्यूज़ में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पहले क्या करते थे, मुखिया की सारी बातें मानते थे एक परिवार में और जॉइंट फैमिली में रहते थे और कभी भी अपने परिवार से दूर नहीं जाते थे। ठीक है, अपने परिवार को एक साथ रह कर के, एकजुट रह कर के साथ में प्रोटेक्ट भी करते थे। तो वो सारे अलग वैल्यूज़ थे और आज अलग वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो आज मैरिज में भी, ठीक है, मैरिजेस में भी कितने सारे चेंजेस आए हैं। क्यों चेंजेस आए? हम कहते हैं कि देखो वेस्ट के लोग तो ऐसे करते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, वैल्यूज़, ट्रेडिशन, हर चीज़ में डिफरेंट लेवल्स पे चेंजेस आए हैं, टेक्नोलॉजी हो गया। तो ये सारी चीज़ों के बारे में एम एन श्रीनिवास कहते हैं कि भारत पर बहुत लंबा शासन रहा और उसी के फलस्वरूप काफ़ी चीज़ें थी जो बदल गई। ठीक है, योगेंद्र सिंह भी मॉडर्नाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन के बारे में बात करते हैं और वो ज़्यादा फोकस दूसरी चीज़ों पे करते हैं, वो रैशनैलिटी पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो यहाँ पर हम एम एन श्रीनिवास के बारे में बात कर रहे हैं, तो एम एन श्रीनिवास के साफ शब्द हैं ये जो इन्होंने अपनी किताब में लिखे हैं। साथ में वो वेस्टर्नाइजेशन के टाइप्स बताते हैं, कहते हैं कि 3 टाइप्स के वेस्टर्नाइजेशन होता है। एक प्राइमरी होता है, दूसरा सेकेंडरी, तीसरा टर्शरी, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। प्राइमरी में वो किसके बारे में बात करते हैं? प्राइमरी वेस्टर्नाइजेशन में वो बात करते हैं उन प्रतिमानों की या उन पैटर्न की
जो किसके थ्रू डेवलप हुआ? वो पैटर्न डेवलप हुआ एक स्मॉल सेक्शन ऑफ पीपल के थ्रू। वो वो एक स्मॉल सेक्शन के लोग कौन थे? जो ब्रिटिशर्स के कांटेक्ट में आए थे। मतलब कुछ ही शुरुआत में कुछ ही एक लोग थे जो ब्रिटिशर्स के कांटेक्ट में थे, और वो क्या कर रहे थे, वेस्ट से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। ठीक है, वो भारतीय अभिजन थे जिन्होंने ना ही वो बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, साथ ही साथ उन्होंने क्या कहा कि इसको स्प्रेड होना चाहिए सोसाइटी में, है ना, ये इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। वो कहते थे कि ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं और इसको अपनी वेज ऑफ थिंकिंग में, अपने लाइफस्टाइल में, हर चीज़ में इसका एक्सपेंशन होना चाहिए, है ना। ये जो वेस्टर्नाइजेशन है, ये जो इनकी कल्चर है वेस्ट के लोगों की, उनको बहुत पसंद आई। और उन्होंने, वो स्मॉल सेक्शन ऑफ पीपल थे पहले, मतलब बहुत कम एक लोग थे, और वो इंडियन एलिट्स कहलाते थे, भारतीय अभिजन, है ना, कुछ एक थे। तो उन्होंने उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। जो आप 19th सेंचुरी के रिफॉर्मर्स की बात करते हो, जो 19वीं शताब्दी के जो समाज सुधारक थे, वो वो वेस्टर्नाइजेशन से ही बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। तभी वो क्या उन्होंने क्या किया, अपनी सोसाइटी के जो वैल्यूज़ थे, कल्चर थे, जो पुराने चले आ रहे थे, उनके खिलाफ इन्होंने बोलना शुरू किया, है ना। सोसाइटी में रिफॉर्म की बात करनी शुरू की, समाज में सुधार करने की बात शुरू की। तो ये वही लोग थे जो वेस्ट से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। तो ये लोग बहुत ज़्यादा उनकी आइडियोलॉजी से, उनके सोचने के तरीके से, है ना, शुरुआत में बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। तो इन्होंने ही क्या किया, शुरुआत में चीज़ों को फैलाया। और शुरुआती दौर में ये बहुत ही कम सिटीज़ में देखने को मिलेंगे, जैसे बॉम्बे, कैलकाटा, मद्रास, है ना। तो ये हो गया आपका प्राइमरी वेस्टर्नाइजेशन। फिर हम देखो, प्राइमरी वेस्टर्नाइजेशन का ओवरऑल क्या हो गया, जो बहुत ही छोटा सा सेक्शन था, और वो एलीट कहलाता था हमारी सोसाइटी का, और वो क्या हुआ, वेस्टर्नाइजेशन के थ्रू प्रभावित हुआ, और उसने रिफॉर्म करने शुरू किए, और कुछ ही एक सिटीज़ से वो रिलेटेड था, जैसे बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास। फिर हम आते हैं सेकेंडरी वेस्टर्नाइजेशन पे, जो एम.एन. श्रीनिवास ने बताया। अब देखो, प्राइमरी वालों ने तो शुरुआत में लोगों को इंट्रोड्यूस करवा दिया कि भाई ये बहुत अच्छा है, ठीक है। अब क्या हुआ, बहुत, अब उन्होंने सोशल रिफॉर्म भी करने शुरू किए। उसके बाद जब सेकेंडरी वेस्टर्नाइजेशन की बात आती है, तो क्या होता है कि जो लोग, समाज के जो कुछ एक लोग वेस्टर्नाइजेशन के कल्चर से, या वेस्टर्नाइजेशन मींस ब्रिटिशर्स की चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा उन्हें उन्हें बेनिफिट मिला, है ना। उन्हें जैसे मान लीजिए, स्त्रियों को पहले पढ़ाया नहीं जाता था। अब रिफॉर्मर्स ने क्या किया, बच्चों को, जो लड़कियां हैं उनको भी पढ़ाने के लिए आगे किया। और मान लीजिए एक गांव की लड़कियां बहुत ज़्यादा पढ़ लिख गई, ठीक है। तो क्या है, वो एक स्मॉल सेक्शन ऑफ पीपल है, जो क्या है, लोगों का एक छोटा सा समूह है, जो कि क्या है, पश्चिमी मूल्यों से उसको फ़ायदा हुआ था, लाभ हुआ था, ठीक है। तो मतलब सेकेंडरी वेस्टर्नाइजेशन में वो लोग आएंगे जिनको जिनको क्या हुआ, वेस्टर्नाइजेशन से लाभ पहुंचा। और वो लाभ किसकी वजह से पहुंचा? क्योंकि वो प्राइमरी बेनिफिशियरीज के कांटेक्ट में आए, है ना। जब आप प्राइमरी वाले में पढ़ रहे थे, तो क्या था, कुछ लोग थे एलिट्स, जिनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा वो लाइफस्टाइल, उन्होंने अडॉप्ट किया। अब वही लोग जा कर के गए कंट्रीज़, सॉरी, सिटीज़ में, और उन्होंने कहा कि देखो, ऐसा है कि आप पुरानी वाली चीज़ों को छोड़ सकते हो, और ये नई वाली चीज़ें बहुत अच्छी हैं। तो क्या है, ये प्राइमरी ही वाले लोग गए, सेकेंडरी जो बेनिफिशरीज हैं, ठीक है, उनके पास गए, और उनको क्या कहा कि अब आपको इन सारी चीज़ों से बेनिफिट होगा। तो उन्होंने क्या किया, प्राइमरी वालों ने मिलकर के एक स्मॉल सेक्शन ऑफ पीपल को, सिटी के, उनको लाभ पहुंचाया। तो ये आपके, आई थिंक समझ गए होगी, आपके क्या आता है, सेकेंडरी वेस्टर्नाइजेशन में आता है, ठीक है। फिर टर्शरी वेस्टर्नाइजेशन में क्या आता है, टर्शरी वेस्टर्नाइजेशन का मतलब होता है तृतीयक पश्चिमीकरण,
इसके अंदर आप क्या बताओगे कि जब सोसाइटी में पश्चिमी मूल्यों का फैलाव हो जाता है ना? जैसे कि नई टेक्नोलॉजी आ गई, लोगों ने अब वेस्ट के तरीके से ड्रेस पहनना शुरू कर दिया, उन्हीं के तरीके से खान पान शुरू कर दिया अपना, अपनी आदतें बदल दी, अपने स्टाइल्स बदल दिए। तो इस तरीके से जब जनरली स्प्रेड हो जाता है वेस्ट का कल्चर, वेस्ट की चीज़ें, वेस्ट के वैल्यूज़, तो क्या है, वो आपका टर्शरी में आता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो प्राइमरी में बहुत कम लोग थे जो बेनिफिशरीज थे वेस्ट के कल्चर से। फिर सेकेंडरी में क्या हुआ, प्राइमरी के ही कांटेक्ट में कुछ लोग आए और उनको फ़ायदा पहुंचा, तो वो लोग हो गए सेकेंडरी वेस्टर्नाइजेशन के अंदर। ठीक है, देन टेंशरी वेस्टर्नाइजेशन में क्या हुआ, जब पूरी सोसाइटी में एक जनरल स्प्रेड हो गया, एक फैलाव हो गया पश्चिमी मूल्यों का, जैसे कि लोगों ने बसेस से आना शुरू कर दिया बैलगाड़ी को छोड़ करके, न्यूज़पेपर पढ़ने शुरू कर दिए। ठीक है, और अपनी खान पान में चेंजेस किए, पैंट शर्ट पहनना शुरू किया। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, एक जनरल स्प्रेड हो गया कल्चर, वेस्टर्न कल्चर का। तो इस तरीके से वो सब आता है किसमें, आपका टर्शरी वेस्टर्नाइजेशन या तृतीय पश्चिमीकरण के अंदर। तो इस तरीके से एम एन श्रीनिवास ने बताया। अब हम लोग कुछ वेस्टर्नाइजेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेंगे। तो अभी तक आपने क्या देखा कि जो एम एन श्रीनिवास है उन्होंने क्या किया, वेस्टर्नाइजेशन को किस चीज़ के लिए यूज़ किया, उस इम्पैक्ट को जानने के लिए जो कि ब्रिटिशर्स के यहाँ पे आने की वजह से हुआ। ठीक है, वो सारे प्रभावों का इन्होंने एनालिसिस किया। तो इस तरीके से देख रहे हैं आप कि वेस्ट की चीज़ों को लोग अपना रहे हैं। अब वो अच्छी भी हो सकती हैं और बुरी भी हो सकती हैं। ठीक है, लेकिन लोग अपना स्टेटस हाई करने के लिए उसको अपना रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स में आप पहला देख रहे हैं, नेचुरल एंड कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट या तटस्थ तथा व्यापक अवधारणा। तटस्थ और व्यापक अवधारणा या न्यूट्रल एंड कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि जो आपका पश्चिमीकरण है ये नहीं बताता कि परिवर्तन अच्छा है या बुरा है, बस ये बताता है कि वेस्ट को कॉपी किया जा रहा है, पश्चिम को की नकल की जा रही है। ठीक है, साफ साफ सिर्फ इतना बताता है, ये नहीं बताता कि अच्छा हो रहा है कि बुरा हो रहा है, बस ये कहता है कि इमिटेशन हो रहा है वेस्ट का। ठीक है, देन कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट या एक जटिल प्रक्रिया। जटिल प्रक्रिया इसलिए कही जाती है क्योंकि इसने देखो मतलब सोसाइटी के हर एक एस्पेक्ट को पहली बात तो प्रभावित किया है, समाज के, हमारे भारतीय समाज के हर एक पहलू को प्रभावित किया है, चाहे वो जाति व्यवस्था हो, धर्म हो या हमारी फैमिली सिस्टम हो, है ना, हमारा लाइफस्टाइल हो, हर एक चीज़ को एक तो इसने प्रभावित किया है। और दूसरी चीज़ क्या, हमारी सोसाइटी एक तो इतनी वर्सेटाइल है, कहीं पर बहुत ज़्यादा ग्रामीण इलाका आपको देखने को मिलेगा, कहीं बहुत ज़्यादा शहरी, कहीं दोनों का मिक्सचर। तो इस तरीके से वेस्टर्नाइजेशन का प्रभाव आप हर जगह अलग अलग देखते हो, कहीं पर बहुत ज़्यादा हो गया है, कहीं पे लोग बहुत ज़्यादा उसको अपना चुके हैं, कहीं पर लोग कुछ कुछ अपना रहे हैं, कहीं पे प्रोसेस चल रही। तो इस तरीके से मतलब एक एक जटिल प्रक्रिया है। ठीक है, द नेक्स्ट है आपका लैक ऑफ डेफिनेट मॉडल ऑफ वेस्टर्नाइजेशन, एक निश्चित प्रारूप का अभाव, पश्चिमीकरण के एक निश्चित प्रारूप का अभाव। इसमें मॉडल या प्रारूप का कहने का मतलब है कि हम किसी एक देश को नहीं कह सकते कि हमने उसके प्रभाव में आकर के हम बहुत ज़्यादा डेवलप हो गए हैं, है ना, ये नहीं बता सकते। थोड़ा थोड़ा वेस्ट के बहुत सारे देशों से हम प्रभावित हुए हैं। ठीक है, और हम ये भी नहीं बता सकते कि हमने किस देश से प्रभावित होकर के ये एक स्पेसिफिक काम किया है, क्योंकि हम इंग्लैंड से भी प्रभावित हैं, अमेरिका से भी, रूस से भी, इस तरीके से बहुत सारे देशों से प्रभावित हैं। तो इस तरीके से हम वेस्टर्नाइजेशन की प्रोसेस के लिए किसी एक देश को अपना आदर्श नहीं बता सकते। तो इसीलिए एक निश्चित प्रारूप का इसमें अभाव है। वेस्टर्नाइजेशन इज़ नॉट रिलेटेड टू एनी कॉमन कल्चर, पश्चिमीकरण का संबंध किसी एक सामान्य संस्कृति से नहीं है। वही मतलब है हमारे यहाँ जो कल्चर का
चेंज हुआ है, संस्कृति का जो परिवर्तन हुआ है, इतने सालों तक ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर रूल किया है, उसकी वजह से उनकी ही संस्कृति का हमारे ऊपर ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम गौर से देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनकी चीज़ों को हमने अपनाया है अपने कल्चर के अंदर। तो इस तरीके से हम किसी एक देश के कल्चर को नहीं कह सकते कि ये हमारे देश में एक आदर्श है, या हमने इन एक ख़ास देश से सारी चीज़ें हमने अडॉप्ट की हैं। तो इस तरीके से कोई एक सामान्य संस्कृति से पश्चिमीकरण का संबंध नहीं है, ठीक है? हम ये नहीं बता सकते कि हम किस देश से ज़्यादा प्रभावित हुए हैं या किस देश से ही सिर्फ प्रभावित हुए हैं। हाँ, एम एन श्रीनिवास ने अपने कॉन्सेप्ट में ये चीज़ ज़रूर कही है कि हमारे ऊपर जो प्रभाव पड़ा शुरुआती जब हम आज़ाद नहीं हुए थे, ठीक है, तो हम ब्रिटिशर्स से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। लेकिन हम क्लियरली नहीं कह सकते कि आज हम वेस्टर्नाइज्ड हैं या पश्चिमीकृत हैं, वो किसकी वजह से, ठीक है। देन नेक्स्ट है कंसोलिडेशन एंड कॉन्शियस एफर्ट्स, चेतन प्रयत्नों का समावेश। इसके कहने का मतलब है कि वेस्टर्न कल्चर को हम अपनाते हैं तो सोच समझ करके अपनाते हैं, ठीक है, बिना सोचे समझे नहीं अपनाते हैं। हम सजग रहते हैं किसी भी चीज़ को अपनाने के लिए। अगर हमने स्त्री को शिक्षा को बढ़ावा दिया है तो हमें उनकी ये स्त्री शिक्षा वाली कॉन्सेप्ट अच्छा लगा और हमें लगा कि ये हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है, तो इसलिए हमने क्या किया, उसको अपनाया। या कोई हम टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करते हैं, या हम आज कहते हैं कि हम सब एक हैं, हम सब समान हैं, ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें सही लगी, हमें अच्छी लगी, तो इसलिए हमने चेतन रूप से हमने कॉन्शियसली इन सारी चीज़ों को अडॉप्ट किया है, क्योंकि हमें ये उपयोगी लग रही हैं, ठीक है, हमें लग रहा है कि हमें फ़ायदा पहुंचाएंगी। तो इस तरीके से हम ये नहीं कह सकते कि हम आँख मूंद करके चीज़ों को बस कॉपी किए जा रहे हैं, हम सोचते समझते हैं उसके बाद, ठीक है। तो यही होता है वेस्टर्नाइजेशन के अंदर। देन इनकॉर्पोरेशन ऑफ मैनी वैल्यूज़, अनेक मूल्यों का समावेश। अनेक मूल्यों का समावेश का मतलब होता है कि हमने पश्चिम से बहुत सारे ऐसे मूल्य, ऐसे वैल्यूज़ अडॉप्ट किए हैं जो कि हमारे ट्रेडिशनल सोसाइटी के वैल्यूज़ से बिल्कुल भी मैच नहीं करते, ठीक है। जैसे बहुत बड़ी चीज़ समानता, इक्वालिटी, है ना। पहले इक्वल बिल्कुल नहीं मानते थे लोगों को। जाति में तो हमारा देश इतना ज़्यादा बंधा हुआ था कि शूद्रों को तो हम इंसान भी नहीं मानते थे, ठीक है। तो हमने क्या किया, समानता को अपने मूल्यों में समाहित किया, ठीक है। उसके बाद आया इंडिविजुअलिटी, व्यक्तिवादिता। व्यक्तिवादिता आप देख रहे हो ना, पहले क्या था, समूहवादिता था, है ना, समूह में जो लोग अपना डिसीजन लेते थे फिर लोग उसी को मानते थे। बट आज क्या है, हर एक इंसान अपने डिसीजंस लेने के लिए फ्री है, ठीक है, और बोलने के लिए फ्री है, उसको बोलने का अधिकार है ना, ये सारी चीज़ें। और स्वतंत्रता को हमने अपनाया, हमने रैशनैलिटी को अपनाया, हमने मानवतावाद को अपनाया, ठीक है। ह्यूमैनिटी होनी चाहिए, वो सबसे ऊपर है हमारे लिए आज। तो ये सारी चीज़ें हैं, हमने बहुत सारे वैल्यूज़ को भी अपनाया है, ये भी हम क्या करते हैं, वेस्टर्नाइजेशन के अंदर ही इसको भी इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किसकी थी, एम एन श्रीनिवास की थी, ठीक है। अब आप अगर वेस्टर्नाइजेशन और इसमें अगर कंफ्यूज होते हो तो मुझे बताइएगा, मैं वीडियो बना दूंगी नेक्स्ट, ठीक है। आज के लिए इतना ही, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।